हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ्स सेकंड के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के इस कंप्लीट लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन नहीं आता है तो आगे चल के आपको समाकलन समझ में नहीं आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने इस कंप्लीट लेक्चर को देखा तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का क्या मतलब है, कैसे किया जाता है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो नोट करने वाली चीजें होंगी उनको नोट करते हुए चलिएगा। आइए आज के इस लेक्चर को हम डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है क्या डियर स्टूडेंट्स? ये है समाकलन की विधि। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहां पर समाकलन की विधियों के बारे में। समाकलन की विधियां, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका सिंपल सा नाम था समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन, जिसमें हम सभी लोगों ने मानक फलनों का समाकलन सीखा था, कुछ फार्मूले सीखे थे, उन फार्मूलों की हेल्प से छोटे छोटे इंटीग्रेशन हम सभी लोगों ने वहां पर किया था। लेकिन अब हम सभी लोगों को कुछ ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिनका नॉर्मली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। उनका इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है, वही हम सभी लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब आप सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपको सिखाया गया था चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कुछ उसी तरीके से ही मिलता जुलता, जैसे अलग अलग मेथड से हम डिफरेंशिएशन करते थे वैसे अलग अलग मेथड से हम इंटीग्रेशन भी करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा मेथड है। लिखेंगे यहां पर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन के टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला मेथड जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप सभी लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन या खंडशः समाकलन, ठीक है। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स वो है खंडशः समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये समाकलन के 3 मेथड्स होते हैं। पहला आपको यहां पर दिख रहा होगा, हमने लिखा हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड जो है वो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड है खंडशः समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करते हैं और खंडशः समाकलन कैसे करते हैं, ये आगे चल के हम और सारे चैप्टर्स में इनको डिस्कस करेंगे। अभी आगे चल के हमको इसको पढ़ना है। अभी इस लेक्चर में हम पहली विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि समाकलन के 3 मेथड्स, इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स आप सभी लोगों को सीखने हैं। फर्स्ट प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा, तीसरा खंडशः समाकलन। तो आइए अब हम सभी लोग यहाँ पर सीखते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है, ध्यान से हमारी बात को समझेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए
अगर हम बात करें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की, तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो होता है वो जो श्रृंखला नियम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों ने पढ़ा था उसी का उल्टा होता है एक प्रकार से, या आप कह सकते हैं उसी से मिलता जुलता होता है। और जितना इंपॉर्टेंस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का होता है उससे कम इंपॉर्टेंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का नहीं होता है, इसलिए इसको आपको समझना है। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, सॉरी इंटीग्रेशन आप कर लोगे सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस में सी लिख दिया जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ साइन एक्स ना लिख करके साइन 4x लिख दिया जाए, अब इस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x होता तब होता, अब ये जो 4x है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहने का मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस 4x को हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है, तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन हो पाता है। जैसे हमारे पास x की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर x प्लस a की पावर n लग गया तो अब इस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस जैसा तो है लेकिन ये नहीं है, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तभी जाकर के इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कहीं इंटीग्रल आप लिख दिया जाए सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कह दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर केवल और केवल डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर x लिखा होता तो इसका इंटीग्रेशन आप सभी लोग कितना लिख देते, tan x प्लस सी लिख देते, लेकिन यहाँ ax प्लस बी आ गया या यहाँ पर कोई और चीज आ गई तो वो दिक्कत करने लगी। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसी को हम सभी लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और उसको प्रतिस्थापन करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर वो आराम से जाकर के अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें पहले से पता होता है और आराम से उसका इंटीग्रेशन हम सभी लोग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें जो फंक्शन दिए होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट करने से जब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे, पहले एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया sin 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप देखो अगर यहाँ sin x होता तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते, तो इसका मतलब 4x की जगह पे हमें x होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग 4x = t। जहां 4x है वहां क्या कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जरा देखो, जब ये जो हमारे पास sin 4x dx था, अगर यहाँ पर 4x यहाँ पे t रख दिया तो यहाँ sin t हो गया। अब यहाँ पर dx हम नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दो, अगर यहाँ sin t, क्योंकि 4x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, ध्यान से हमारी बात को सुनिए, अगर 4x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर लिए तो यहाँ sin t हो गया और यहाँ dx हो गया, तो dx नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ पर dt होना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन यही ध्यान देना होता है कि जब इसको हम सभी लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू रखनी होती है। अब यहाँ पर देखो 4x को क्या लिए हो, t, तब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जान रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप x के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 आएगा = dt बाई कितना आएगा, dx आएगा, ये x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब यहां से dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो इधर करोगे तो dx = आ जाएगा 1/4 dt आ जाएगा। अब ये dx की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दी जाएगी। जब ये रखोगे तो ये dx ना रख करके क्या लिखा जाएगा, dt/4 या 1/4 dt। अब 1/4 सामने आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, sin t, और क्या बचेगा, dt बचेगा। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t होगा, तो आराम से यहाँ पर माइनस cos t लिख देंगे, प्लस c रख देंगे, और जो हमारा t था उसकी वैल्यू ला करके रख देंगे, तो -1/4 cos 4x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आप सभी लोगों को क्यों बताया कि चेन रूल का उल्टा है। अगर डियर स्टूडेंट्स चेन रूल से sin 4x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, cos 4x और 4 सामने आ जाता है, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन वही हो रहा है, बस 4 डिवाइड में आ जा रहा है। तो इससे आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको sin 3x का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स करना है तो आप कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1/3 cos 3x + c करके आंसर आएगा। लेकिन मेथड क्या है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्या करते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके ds की वैल्यू निकाल करके फिर ले जा करके वहां पर उसके हम रख देते हैं और हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ टाइप वाइज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे और उसको समझेंगे। अब एक चीज और ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो कहीं पर 4x + 5 को हमें t लेना पड़ा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 4 लिखोगे इसका और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे dt/dx, है ना। तो यहाँ से 4dx = dt आएगा। तो यही चीज हम लोग अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे 4x + 5 = t लिखा होगा तो 4 लिखेंगे, x की जगह dx = dt, क्योंकि अंडरस्टूड है dx इधर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से इसको लिखा जाता है, dt/ds करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है। कुल मिला के आता ऐसे है, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कहीं sin x को आपको t सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x होगा, और यहाँ कितना आएगा dt/dx आएगा, इधर आएगा तो इसको लिखेंगे cos x dx = dt। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x के साथ dx लिख दो और इधर क्या लिख दो, dt लिख दो, और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल करके ले जा करके वहां पर जो हमारा फंक्शन होता है उसमें पुट करते हैं और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो अलग अलग टाइप का होता है। आइए हम लोग एक पहला टाइप यहाँ पर सीखते हैं जिसमें हमें जो है इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन करके। पहला है टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट आप सभी लोग समझेंगे। कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, जब 2-4 क्वेश्चन हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन है उन पर डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स, जब फंक्शन, ठीक है, जब फलन, ध्यान समझिएगा, जब फलन f ax ± b के रूप का हो, मतलब जब ax ± b के रूप का हमारा फंक्शन होगा तो उस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आइए समझिए। देखो नॉर्मली फंक्शन हमारा किस रूप में होता है, fx, तो यहाँ fx के रूप का नहीं है, ये किस रूप का है, f ax ± b के फॉर्म का है, f ax ± b के फॉर्म का है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा, जब यहाँ पर x होगा, x होने का मतलब यहाँ पर हमें t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जितने भी फंक्शन जिसमें f ax + b इस टाइप का होगा उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। देखिएगा लेट नहीं करा जाता, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax ± b = t रख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, बोलो, a आएगा और dx आएगा इक्वल टू कितना आएगा, dt। दिस इंप्लाइज दैट dx की जो वैल्यू आएगी 1/a और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन ये था f ax ± b का इंटीग्रेशन, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ax + b की जगह पे आपने क्या रख दिया, t, तो ये हो जाएगा ft और dt, लेकिन 1/a कहाँ चलाएगा, सामने। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, जब फंक्शन ax + b के रूप में इस रूप में होगा तो ax + b की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t सब्स्टिट्यूट करना है, और उसको सब्स्टिट्यूट करके तब जाकर के आप सभी लोगों को उसका इंटीग्रेशन करना है। अब आइए इस टाइप के कुछ इंटीग्रेशंस आपके सामने रखते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे हम सभी लोग यहाँ पर इसको करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए इंटीग्रेशन आप जैसे आ गया sin ax + b, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम सभी लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax + b = t। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा a dx = dt,
implies that dx इज इक्वल टू 1/a dt या dt बाई a, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से अब क्या होगा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इज इक्वल टू 1/a सामने लिखेंगे और यहां हो जाएगा कितना, साइन t हो जाएगा और कितना लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, dt लिखा जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 1/a साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, तो यहां लिखेंगे कॉस टी प्लस सी और माइनस सामने लगा दीजिए और t जिसको सब्स्टिट्यूट किए थे जिसकी जगह पे उसको लाके वैल्यू रख दो, तो माइनस 1/a कॉस कितना हो जाएगा ax प्लस b और प्लस में c हो जाएगा और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पर cos ax प्लस b होता या सेक स्क्वायर ax प्लस b होता या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके ax प्लस b होता, इंटीग्रेशन ऐसे ही किया जाता, चाहे ax प्लस b होता या ax माइनस b होता तब भी ऐसे होता। देखो अगर मान लो यहां पर ऐसे लिखा होता cos ax माइनस b, प्लस माइनस दोनों के लिए वही तरीका है ना डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ax माइनस b इज इक्वल टू t, तो क्या होगा a dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा, तो dx इक्वल टू 1/a dt हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। देयरफॉर ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट, देयरफॉर cos ax माइनस b dx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ dx की वैल्यू रखिए 1/a होगा और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, cos t और कितना होगा, dt होगा। 1/a cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin t होगा और प्लस में c होगा, t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/a sin कितना होगा ax माइनस बी प्लस में सी, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी लोग इस पैटर्न को समझ पाए होंगे तो एक चीज ये भी आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ 2x प्लस 5 होगा तो 2x प्लस 5 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, अगर केवल यहाँ ax होगा तो ax की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और अगर हम इन सब की हेल्प से डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो इन सब की हेल्प से डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, ये जो x का कोफिशिएंट है डियर स्टूडेंट्स यही बाहर आ रहा है, तो आइए समझते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या मिलने वाला है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 5 तो क्या मिलेगा, -1/2 cos 2x प्लस 5 प्लस c, डायरेक्ट हम सभी लोग लिख सकते हैं। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x प्लस 5 की यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt की dx की वैल्यू निकाल के यहाँ लाके पुट करेंगे, तब जाकर के हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। कुल मिला के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसको हम लोग क्या करते हैं, टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बस सब्स्टिट्यूट करने के बाद ध्यान ये रखना होता है कि dx को भी वहां से हटाना होता है, इसलिए डिफरेंशिएट करके लाके वैल्यू रख देते हैं और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आसानी से उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब इसमें अलग अलग तरह के कंसेप्ट आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग चीजें का लॉजिक आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मेन मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यही है। अब जो हम सभी लोगों ने पढ़ा है इसकी हेल्प से मैं कुछ और चीजें आपको करके दिखाने वाला हूं, उसको ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। देखिए एक इंटीग्रेशन ऐसे देख लो, जैसे मान लो लिखा है ax प्लस बी होल टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो इसका इंटीग्रेशन हम सभी लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब प्रतिस्थापित करने पर क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt, यहां से मिलेगा dx इज इक्वल टू 1/a dt। अब ये सारी वैल्यूज ला करके आप सभी लोग यहां पर पुट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1/a को सामने रखो, इसकी वैल्यू t है तो ये हो गया t की पावर n और हो गया dt। समझ गए बात को।
सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/a और ये होगा t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस में c। अब जो t था उसकी वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए। अब 1/a ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा c। आप देख पा रहे होंगे कि अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता तो x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 यही जाकर के इसका रिजल्ट आता है, यही इसका आंसर आता है ना। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन यहाँ ax प्लस बी लगने से क्या हुआ, बस वही 1/a सामने आ गया। अगर देखो इसका डिफरेंशिएट करते आप लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर n करते तो क्या करते बोलो, यहाँ पर यही a सामने आता, बाकी जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे होता। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वही a जो होता है वो डिवाइड में चला जाता है, बाकी जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब उस पैटर्न की हेल्प से आप सभी लोग आसानी से बहुत सारे फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस माइनस बी, क्या होगा बोलो, -1/a cos ax प्लस माइनस बी प्लस में c। ऐसे ही दूसरा फार्मूला आप लिखना चाहें तो cos ax प्लस माइनस बी का इंटीग्रेशन जो होगा 1/a होगा और यहाँ साइन ax प्लस माइनस बी प्लस c होगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहें सेक स्क्वायर ax प्लस माइनस बी का इंटीग्रेशन तो कितना होगा 1/a tan ax प्लस माइनस बी का इंटीग्रेशन, मतलब प्लस माइनस बी। तो इस तरीके से और भी सारे फार्मूले आप सभी लोग लिख सकते हैं, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूले का ये जो कंसेप्ट आप सभी लोगों को सिखाया गया, इन कंसेप्ट का, इन लॉजिक का यूज करते हुए हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जरा उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और कुछ उस तरह के क्वेश्चंस को आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे ये जो चीज़ आपको बताई गई है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर आपको समझा देंगे कि ये कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल टू दी पावर 7। अब आप सभी लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या आएगा बोलो, 1/3 बाहर आ जाएगा, 3x प्लस 5 की पावर 8 आएगा और अपान में 8 आएगा, यही आएगा आंसर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो इसको पूरी प्रोसेस के साथ आपको करके दिखाना होगा। तो आइए पूरी प्रोसेस के साथ इसको हम लोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान देना क्या सब्स्टिट्यूट करना है डियर स्टूडेंट्स, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो dx इक्वल टू आपका आएगा 1/3 और dt। अब ये सारी वैल्यूज ला करके आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल टू द पावर 7 dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पे कितना रखोगे बोलो, t रखोगे, तो t की पावर कितना हो जाएगा 7 और 1/3 बाहर और यहाँ हो गया डियर स्टूडेंट्स कितना dt। अब t की पावर 7 का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप 1/3 तो हो जाएगा t की पावर 8/8 प्लस में कितना c। फाइनली t की पावर 8/24 प्लस c लिख दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए 3x प्लस 5 की पावर 8/24 और प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है, √5x प्लस 7। 5x प्लस 7 का हमें क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम सभी लोग कैसे करेंगे आप बताइए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इसका इंटीग्रेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। करिए हमारे साथ और देखते हैं इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दें, इसको हम सभी लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स कैसे, 5x प्लस 7 होल टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू t, तो 5dx इक्वल टू हो जाएगा dt, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 dt। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब
ये जो वैल्यू है इसको ला करके यहाँ पर आपको पुट कर देना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 होल टू द पावर 1/2 dx इज इक्वल टू, ठीक है, 1/5 आपका बाहर आ जाएगा और ये t की पावर 1/2 और क्या होगा dt हो जाएगा 1/5 t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। बाकी सॉल्व करके हम t की वैल्यू रख देंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं, क्या लॉजिक इसमें हम सभी लोग लगाते हैं, ये आप सभी लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा और इसको आप सभी लोग थोड़ा सा आप समझेंगे और इसको कर पाएंगे। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमें दो फंक्शन देखने के लिए मिलता है और उसमें से एक फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दूसरा फंक्शन हमें वही आकर के मिल जाता है और उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में लिखी गई है फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डिनोमिनेटर वाला लेट करने पर न्यूमरेटर वाला आ जाता है और उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पर फंक्शन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और उन अलग अलग टाइप के फंक्शन को कैसे हम सभी लोग सॉल्व करते हैं इन सब पर हम डिस्कस करेंगे और इसकी हेल्प से हम सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन भी निकालेंगे। जैसे tan x हो गया, ठीक है, cot x हो गया, इन सब का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझने के बाद उन सब का इंटीग्रेशन हम सभी लोग फाइंड कर सकते हैं और फिर आगे चल के इंटीग्रेशन में उन सारे फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी हद तक समझ में आया होगा। जितनी बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया है वो सब कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप सभी लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों लेक्चर का लिंक रहेगा, उनको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।